चलो जी, तो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की रिवीजन। प्रैक्टिस करते हैं हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा अभी तक और किस तरीके से सवाल आते हैं और उसको किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आपके सामने, आर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाईज इन ऑल सिचुएशंस, एक्सप्लेन। ठीक है, तो अभी देखो इस पूरे स्टेटमेंट में गलत क्या लिखा है या फिर एक्सप्लेन करने के लिए जो आपसे मांग रहा है, तो स्टेटमेंट जो इन्होंने मेंशन की है इसके अंदर क्या ऐसा शब्द है जो आपको ज्यादा खटकना चाहिए, दैट इज ऑल। ठीक है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एलिजिबल होता है डिडक्शन के लिए फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ऑल कंडीशंस, नहीं सभी कंडीशंस में नहीं होता, ये सिर्फ तभी होता है जब जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं वो फुलफिल होंगी, तो उस केस में आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो होगा वो डिडक्शन के रूप में एलिजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ यहां पे आपको रेफर करना पड़ेगा। पहले तो स्टेटमेंट का आंसर तो हो गया कि नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत लिखी है। अब स्टेटमेंट को आप रेफर करोगे, बताओ कौन सा सेक्शन है, 15। अब ये डिडक्शन की बात कर रहा है तो मतलब सब सेक्शन को क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्लॉज कौन सी है, तो ये ए की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, तो ए किसके ऊपर था, जहां पे हम एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर सप्लाई की बात करते थे, और पोस्ट सप्लाई की बात करें तो वो था हमारा बी। ठीक है, तो अब आपको इस क्लॉज के जो प्रोविजंस हैं उनको एक्सप्लेन करना है और उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट गलत कह रहा है। ये स्टेटमेंट मतलब जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स होते हैं वो एलिजिबल होंगे तभी जब जो ये क्लॉज बी के अंदर जो कंडीशन लिखी गई है उसको फुलफिल करेंगे। कितनी कंडीशन थी इसके अंदर, तो 2 कंडीशंस थी, वो दोनों कंडीशंस को आपको यहां पे इलैबोरेट कर देना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। 2 कंडीशंस को भी याद दिला दूं, क्या कंडीशंस थी, बिल्कुल सर, जब आप याद दिला ही रहे तो दिला दो। तो पहला क्या था कि भैया एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए कि ऐसा डिस्काउंट दिया जाएगा फ्यूचर में, और वो एग्रीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए बिफोर सप्लाई, पहला। और दूसरा कि आपको जो वर्कआउट करना है डिस्काउंट का वो आपको करना है कैसे, इनवॉइस वाइज। कैसे करना है, इनवॉइस वाइज करना है, ये आपकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरा क्या था कि जो आपका रेसिपिएंट है वो जो जिसने आईटीसी अवेल किया हुआ है उसको प्रोपोर्शनेट आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो जाके आपका जो डिस्काउंट है वो एलिजिबल हो जाता है डिडक्शन के लिए फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ सप्लाई। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Consideration under GST law includes both monetary and non-monetary considerations. Discuss the correctness or otherwise of the statement with reference to the definition of term consideration provided under the CGST Act. तो याद आ गया होगा आपको, मैंने आपको कहा था कि डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशंस के बेस्ड पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और कंसिडरेशन नो डाउट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद आनी चाहिए। उसके अंदर आपने ध्यान दिया हो तो आपको पता है कि भैया कंसिडरेशन जो होता है वो मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन सही तो आपने अपरेंटली कह दिया, लेकिन इसको सही करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन थी वो आपको इलैबोरेट करनी पड़ेगी। मतलब पहले अपना डेफिनेशन आपको वहां पे कोट करना पड़ेगा, फिर उस डेफिनेशन को इस स्टेटमेंट से मर्ज करते हुए अपना कंक्लूजन आपको देना है। ठीक है, चलिए जी, ये भी प्रैक्टिकल सेंस का नहीं है, बट कंसिडरेशन की डेफिनेशन आपको याद करनी है नो डाउट, और वो आपको कोट करके चलना पड़ेगा अपने एग्जाम में। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हुआ मेरे ख्याल से। यस, क्या कह रहा है, शार्प माइंड इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं कोचिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मंथली फी चार्ज किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम ए स्टूडेंट इज 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज की मंथली फी चार्ज करते हैं, बहुत बढ़िया। द इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को भी ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इट ट्रेन्स 10 स्टूडेंट्स एवरी ईयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स को ये हर साल ट्रेन करते हैं, जिसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। द इंस्टीट्यूट हैज रिसीव रुपीज 3 लाख एज कोचिंग फीस ड्यूरिंग अ मंथ। कह रहा 3 लाख रुपए को उनको कोचिंग फीस मिली महीने में। नवजीवन एक एनजीओ है वर्किंग इन द एरिया ऑफ एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, हैज गिवन अ सब्सिडी ऑफ रुपीज 10,000 इन लमसम। कर दिया कांड, लमसम में दी थी सब्सिडी ड्यूरिंग द मंथ टू द इंस्टीट्यूट एज इट इज सर्विंग द कॉज ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एजुकेशन सर्विसेज मेड बाय शार्प माइंड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द मंथ। तो देखो मोटा मोटा मुद्दा क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट को कंसिडरेशन मिला है कितने का, 3 लाख रुपए का, और इस इंस्टीट्यूट को
डोनेशन मिला है कितना, या कह लो सब्सिडी मिला है कितना, 10,000 रुपीज का। आपको मोटा मोटा ये अंदाजा लगाना है कि भैया ये जो सब्सिडी है ये ऐड होगा या नहीं होगा। तो पहले तो इसको याद करो कि ये कहां का प्रोविजन है। तो ये ऐड करने की बात कर रहा है तो सेक्शन 15 का सबसेक्शन 2 होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये उसके अंदर से किस क्लॉज की बात कर रहा है, तो सब्सिडी आपका था लास्ट क्लॉज, मतलब क्लॉज नंबर ई। ठीक है, अब पहले आप इस प्रोविजन को एक्सप्लेन करोगे, इस क्लॉज को एक्सप्लेन करोगे, उसको रिलेट करोगे इसके साथ, जब आपको पता लगेगा कि भैया सब्सिडी जो है वो कौन सी मिलनी चाहिए। तो सब्सिडी अपने को मिलनी चाहिए ऐसी जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होनी चाहिए प्राइस से, और किसी से भी मिले अदर देन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां तो ठीक है एनजीओ से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो सब्सिडी मिल रही है ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है प्राइस से, मतलब जो हमारी फीस है उससे डायरेक्टली लिंक नहीं है। अगर ये ऐसा होता कि ये कहते कि हम 1,000 रुपए पर स्टूडेंट आपको सब्सिडी दे रहे हैं तो वो डायरेक्टली लिंक्ड हो जाता, लेकिन उन्होंने 10,000 रुपीज दे दिया इन लमसम। तो आपको ध्यान है कि लमसम सब्सिडी या ब्लैंकेट सब्सिडी जो होती है वो आपका इंक्लूड नहीं होता एज पर क्लॉज ई। ठीक है, तो ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी आपकी, 3 लाख रुपए ओनली। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फर्नीचर वाला is a chain of retail showroom selling both modern and classic furniture. In order to build a strong customer association, the showroom provides free delivery of the furniture at the premises of the customer if the distance between the showroom and customer's premises is up to 20 किलोमीटर। मतलब कि 20 किलोमीटर तक की अगर दूरी होगी कस्टमर की प्रीमाइसेस की तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करेंगे, ये डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। वेयर द डिस्टेंस इज मोर देन 20 किलोमीटर, तो उस केस में शोरूम चार्ज करेगा 10 रुपए के हिसाब से हर एक किलोमीटर का। 21 किलोमीटर होगा तो 10 रुपए चार्ज करेगा, 25 किलोमीटर होगा तो 50 रुपए चार्ज करेगा। ठीक है सर। मिस लीना कपूर परचेज अ डबल बेड, अ ड्रेसिंग टेबल एंड अ सेंट्रल टेबल फॉर ₹2 लाख फ्रॉम द फर्नीचर वाला। 2 लाख रुपए का इन्होंने सामान परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया। मिसेस लीना गेट्स फ्री डिलीवरी ऑफ द फर्नीचर एज हर रेसिडेंस इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर फ्रॉम द शोरूम। 18 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर तक फ्री डिलीवरी दे रहे थे तो उन्होंने फ्री डिलीवरी दे दी, मतलब डिलीवरी चार्जेस कुछ भी नहीं लगा। ठीक है सर। द शोरूम इनकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1,000 फॉर डिलीवरिंग द फर्नीचर एट मिस लीनाज रेसिडेंस। मतलब कि शोरूम वालों को कितने रुपए खर्च करने पड़े, 1,000 रुपए खर्च करने पड़े। ठीक है, अब आप बताओ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय फर्नीचर वाला। बताओ जी, तो टैक्सेबल सप्लाई कितनी है, 2 लाख रुपए उन्होंने चार्ज किए, डिलीवरी चार्जेस कुछ लिया नहीं, 1,000 रुपए उन्होंने अपनी जेब से खर्च किया था। लेकिन अपनी जेब से अगर खर्च किया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो यहाँ ऐड हो जाएगा, ऐड यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 2 लाख की 2 लाख ही रहेगी, क्योंकि हमने सामने वाले से कुछ भी रिकवर नहीं किया। तो आपको पता ही है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर क्या आता है, अमाउंट पेड और पेबल। ठीक है, अमाउंट पेड और एग्री टू बी पेड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कुछ पे किया है ना कि आगे चल के फ्यूचर में पे करना है। ये तो उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग कस्टमर एसोसिएशन बनाने के लिए इस टाइप की सर्विस दी और वो 1,000 रुपए का नुकसान उन्होंने खुद सहा है। ठीक है, तो यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, नॉर्मली 2 लाख रुपए। आगे, विल योर आंसर चेंज इफ रेजिडेंस ऑफ मिस लीना इज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शोरूम। ऑब्वियस ही बात है, अगर 50 किलोमीटर दूर होगा तो 20 किलोमीटर तक छूट थी, उसके बाद 1 किलोमीटर के 10 रुपए थे, तो इन्होंने 50 किलोमीटर से इनको 20 किलोमीटर की तो छूट मिल जाएगी, मतलब 30 किलोमीटर के पैसे देने पड़ेंगे, और 1 किलोमीटर के 10 रुपए देने, मतलब कुल मिलाकर इनको कितने देने पड़ेंगे, 300 रुपए। तो कुल पैसे कितने लिए जाएंगे आप दूसरे सिचुएशन में, 2,03,000 रुपए। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,03,000 रुपए। मतलब जो भी अमाउंट उनको रिसीव हुआ, चाहे वो, अब मेन सप्लाई का क्या था कि फर्नीचर डिलीवर करना, लेकिन डिलीवरी चार्जेस हो या फिर कोई और भी चार्जेस, कोई और भी सर्विसेज, कोई और एक्टिविटीज भी जो प्रोवाइड की जाती है, किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, सप्लायर के द्वारा, किसको, रिसिपिएंट को, और उसके लिए पैसे चार्ज किए जाते हैं, तो वो अमाउंट आपका ऐड हो जाता है किसके अंदर, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। ऐसा कौन कह रहा है, तो बताओ यहाँ पे रेफरेंस किसका आएगा, किस सेक्शन के किस प्रोविजन का आएगा। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि 15(2) तो हो ही गया क्योंकि इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये एरिया है आपका इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस था आपका क्लॉज नंबर सी। ठीक है, तो आपको इसका रेफरेंस देते हुए इसके पूरे आंसर को कोट करना पड़ेगा। आइए जी आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। एकेजे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड gets an order for supply of processed foods from a customer. The customer wants the consignment tested for gluten and specified chemical residues. कह रहे हैं कि भैया ये टेस्ट वैक्स करवाना चाहते हैं उसका। AKJ Food Private Limited does the testing before the supply and charge a testing fees for the same from the customer. टेस्टिंग फी उन्होंने चार्ज करी, ऑब्वियस सी बात है, करेंगे ही करेंगे। AKJ Foods Private Limited argues that such testing fee should not form part of the consideration for the sale as it is a separate activity. अब AKJ Foods जो जिन्होंने पैसे लिए टेस्टिंग फी के, वो कह रहे हैं
कि ये सेल कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर नहीं आना चाहिए। इज द कंपनीज आर्ग्यूमेंट करेक्ट इन द लाइट ऑफ द सेक्शन 15? बताओ, सेक्शन 15 की बत्ती जलाओ और बताओ कि ये जो एकेजे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा सेक्शन 15 में? तो बेसिकली जो टेस्टिंग है ये किसके अंदर आ जाएगा? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो अगेन सेम 52 का क्लॉज नंबर सी, और क्लॉज नंबर सी को आप यहाँ पे डिटेल में बताओगे कि कमीशन हो, चाहे पैकिंग हो, चाहे कोई और भी एक्टिविटीज हो जो कि इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती है, और उसके लिए कोई भी अमाउंट अगर सप्लायर चार्ज करता है रिसिपिएंट से, तो वो अमाउंट भी आपका इंक्लूड होता है कहां पे? वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो ये आर्ग्यूमेंट है, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है क्लॉज सी के हिसाब से। ठीक है, तो क्लॉज सी का आपको रेफरेंस देते हुए क्वेश्चन को रिलेट करते हुए अपने कंक्लूजन पे आ जाना है। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 6। अ philanthropic association makes a substantial donation each year to a reputed private management institution to subsidize the education of low income group students who have gained admission there. ठीक है जी। The fee for these individual is reduced thereby coming to rupees 3 lakh a year compared to 5 lakh a year for other students. मतलब कि भैया इनकी जो फीस है, जो बच्चों को पढ़ रही है, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको इस डोनेशन की वजह से जो फीस उनको देनी पड़ रही है वो कितनी देनी पड़ रही है? 3 लाख रुपए एक साल के, एज कंपेयर टू अदर अगर बात करें तो उनको कितनी देनी पड़ती है? 5 लाख रुपए देनी पड़ती है। What would be the value of service for coaching and instruction provided by the institution to low income group students? मतलब लो इनकम ग्रुप की बात करें तो इस केस में हमारा वैल्यू ऑफ सर्विस क्या होगा? देखिए जी, तो वैल्यू ऑफ सर्विस का बेसिकली मतलब क्या हो रहा है? ये सभी की टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि सिर्फ जो लो इनकम ग्रुप स्टूडेंट्स को सर्विस दी जा रही है उसकी अगर अपने को वैल्यू ऑफ सर्विस निकालनी हो तो क्या होगी। ठीक है, तो देखो सब्सिडी यहां पे एक्चुअली में जो इंडिविजुअल को पे करना पड़ रहा है वो कितना पे करना पड़ रहा है? 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूट को जो पैसे मिल रहे होंगे वो कितने मिल रहे होंगे? 3 लाख रुपए। लेकिन अगर नॉर्मल बच्चों से बात करें तो नॉर्मल बच्चों से ये कितना लेते हैं? 5 लाख रुपए लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच का इनका डिफरेंस है 2 लाख रुपए का, वो इनको कौन दे रहा है? वो ये एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहा है एज अ डोनेशन। ठीक है, सब्सटेंशियल डोनेशन ईच ईयर टू रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू सब्सिडाइज द एजुकेशन ऑफ लो इनकम ग्रुप स्टूडेंट्स। तो लो इनकम ग्रुप स्टूडेंट से इन्होंने 3 लाख रुपए लिए, और ये कह रहे हैं कि और बच्चों से अगर हम लेते हैं तो कितने लेते हैं? 5 लाख रुपए लेते हैं। तो इसके बीच की जो सब्सिडी है वो कौन पे कर रहा है? ये एसोसिएशन। कितनी पे कर रहा है? 2 लाख रुपए। अब सब्सिडी का क्या रूल है कि डायरेक्टली लिंक टू प्राइस होना चाहिए। यहां पे डायरेक्टली लिंक टू प्राइस हमारा है, डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है, क्योंकि प्राइस में जितना डिफरेंस आ रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है एसोसिएशन कि हम तुमको 1 लाख रुपए देंगे, हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे ना। वो कह रहा है जितना भी इसके अंदर डिफरेंस होगा वो हम पे करेंगे। मतलब प्राइस के अंदर सब्सिडी दे रहा है कि जितना भी तुम रिड्यूस करके पैसे लोगे उन बच्चों से जो गरीब हैं, तो उन बच्चों की वजह से जितना तुम्हें नुकसान होगा वो तुम्हें हम पे करेंगे एज अ डोनेशन। ठीक है, तो यहां पे जो 2 लाख रुपए दे रहा है ये कौन दे रहा है? सब्सिडी के रूप में आ रहा है। ठीक है जी, डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है। ठीक है जी, और अदर देन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है। ठीक है जी, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, और ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है 15(2) के ई क्लॉज की। तो ई क्लॉज आपको एक कंडीशन बता रहा है, और इस कंडीशन को अगर फुलफिल होता है तो उस केस में आपका ये ऐड होके चलता है। तो आपको 2 लाख रुपए यहां पे इसको ऐड करना पड़ेगा, और टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस जो आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? पूरे के पूरे 5 लाख रुपए। सवाल किस तरीके से होगा? आपको पहले ये प्रोविजन कोट करना है, इस प्रोविजन को मर्ज करना है इस सवाल की सिचुएशन के साथ, और उसके बाद आपको अपने कंक्लूजन पे आ जाना है। इस 3 स्टेप में आपको इसका आंसर लिख के चलेंगे आप। ठीक है, चलिए जी, तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। ऑल्दो यहां पे हमारे पास 12 क्वेश्चन है डिस्कस करने को, तो बीच में ले लेते हैं एक ब्रेक और फिर कंटिन्यू करेंगे अपने रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस को। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।